इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि है टीजीटी और पीजीटी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी अल्टीग्रेड की, तो आपको भी कंटिन्यूटी बनाकर रखनी होगी, जिससे कि आपकी निरंतर तैयारी अच्छी हो सके। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। आज सेशन में बने रहिए, और उससे पहले कि आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपनी धुरी पर झुकाव सबसे अधिक है? मंगल, बृहस्पति, वरुण या फिर अरुण? सबसे अधिक जो झुकाव है वह अरुण का, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं, जो इसमें इन चारों में मंगल, बृहस्पति, वरुण और अरुण दिया हुआ है, तो जो मंगल का झुकाव है वह है आपका 25.9, यानी कि लगभग 25 डिग्री है। उसके बाद बृहस्पति का 3.1 है। वरुण का जो है आपका 28.3 डिग्री झुकाव है। लेकिन सबसे ज़्यादा अरुण का जो है वो है आपका 97.8 डिग्री। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा झुकाव इसका है, अरुण का है। यदि आपसे पूछ ले इन चारों में, तो सबसे ज़्यादा अरुण का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित सकराखंड ब्लॉक कहलाता है? ग्रैबेन, हास्ट, एकन ग्राच, मोनोक्लान या फिर अपनति? तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका हास्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? स्लेट, बलुआ पत्थर, सिस्ट, सेल, संगमरमर, चूना पत्थर या फिर क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर? तो ये सिस्ट का सेल होता है, संगमरमर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट का बलुआ पत्थर। लेकिन जो स्लेट होता है इसका बलुआ पत्थर नहीं होता है। स्लेट का क्या होता है? वो होता है फाइलाइट। ये होता है फाइलाइट। आपको इसको ध्यान रखना है और याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाना का प्रयोग किया जाता है? मरकरी पैमाना, रिक्टर पैमाना, दोनों या फिर बैरोमीटर? तो भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वह मापी जाती है मरकरी पैमाने पे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहिर्मंडल में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? निम्न बहिर्मंडल में पूछा है कि बहिर्मंडल में, न कि वायुमंडल में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो आप नाइट्रोजन लगा कर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये पूछा है बहिर्मंडल में, तो बहिर्मंडल में जो पाई जाती है अधिकतम, वह पाई जाती है हाइड्रोजन। डी ऑप्शन करेक्ट है, इसका सी नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब पूछा जाएगा वायुमंडल में, तो आपका नाइट्रोजन होगा, अन्यथा बहिर्मंडल में पूछा गया तो ये होगा हाइड्रोजन। आयनमंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। यहाँ गैसें आयनित रूप में होती हैं। यह वातावरण की ठंडी परत है, या फिर यह मध्यमंडल और तापमंडल के मध्य अध्यारोपित होता है। तो आयनमंडल के बारे में जो सत्य नहीं है वो है यह मध्यमंडल और तापमंडल के मध्य अध्यारोपित होता है। डी ऑप्शन सही है, और यही सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल है? आर्कटिक समुद्री जल, उत्तरी प्रशांत तटीय जल, अंटार्कटिक समुद्री जल या फिर उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल? तो कौन सा है सर्वाधिक घनत्व वाला जो समुद्री जल है? वो है अंटार्कटिक समुद्र तलीय जल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एशियन खाई गर्त स्थित है? पूर्वी हिंद महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में या फिर पश्चिमी हिंद महासागर में? तो एल्यूसियन खाई जो है स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में। सी ऑप्शन सही है। बेलापवर्ती निक्षेपों में शैवाल या काई से निकले पदार्थ होते हैं और अधिकांश तरल पंख के रूप में होते हैं, जिसे कहते हैं नीला पंख, ऊज यानी सिंधु पंख, लाल पंख या फिर परवाल पंख? तो इसको बोलते हैं ऊज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से भूभाग से समुद्र के लिए कौन सा अनुक्रम सही है? महाद्वीपीय ढाल, समुद्री मैदान, महासागरीय गहराई या फिर महाद्वीपीय शेल्फ? और बी है महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, समुद्री मैदान या फिर महासागरीय गहराई। महासागरीय गहराई तो जो करेक्ट है, अनुक्रम जो सही है इसमें पूछा गया है, तो हो जाएगा महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय मैदान और महासागरीय गहराई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व क्या है? जैव एकरूपता, जैव विविधता, ऊर्जा प्रवाह या फिर ऊर्जा ह्रास? तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का जो आधारभूत तत्व होता है वह होता है ऊर्जा प्रवाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया गया संकल्पना और एक तरफ दिया गया उसके प्रतिपादक कौन है। आइए देख लेते हैं। पारिस्थितिकी नीचे, गहन पारिस्थितिकी, इथोलॉजी और है पारिस्थितिकी। तो जो पारिस्थितिकी नीचे है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं जे ग्रिनेल यानी कि ए का 3। गहन पारिस्थितिकी के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके ए नेस यानी कि बी का 1। इथोलॉजी के जो प्रतिपादक हैं वो हैं IG सेट हिलेरियर, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का संचारण होता है। प्रत्यक्ष प्रवाह, अप्रत्यक्ष प्रवाह, उत्क्रमणी या फिर अनुत्क्रमणी। तो यह होता है उत्क्रमणी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का जो संचारण होता है वो उत्क्रमणी प्रकृति का होता है, क्योंकि इनका जो संचारण अग्र तथा पश्च दोनों दिशा में होती है। यह कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती हैं, यह सदैव सामान्य अवस्था प्रदर्शित करती हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सूची 1 सूची 2 फिर से मिलाना है। एक तरफ दिया है पोषण स्तर और एक तरफ दिया है जीव। तो जो स्वपोषी होते हैं वो कौन सा है, वो हो जाएगा घास। घास क्या है, स्वपोषी है। शाकाहारी, शाकाहारी क्या है, शाकाहारी है भेड़। भेड़ क्या है, भेड़ शाकाहारी है। मांसाहारी क्या है, तो मांसाहारी है तेंदुआ। और मनुष्य तो आपको पता ही है, मनुष्य सर्वाहारी है, मांस भी खाता है। मनुष्य घास भी खाता है, जैसे साग पालक हो गया, चौराई हो गया, ये घास भी खाता है और मांस भी खाता है। इस तरह से मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। डी का 1, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवों में सम्मिलित है पादप समुदाय, प्राणी समुदाय, मृदा व जलवायु या फिर प्राणी व वनस्पति। तो जो जीवों में सम्मिलित है वह है आपका प्राणी व वनस्पति दोनों सम्मिलित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। मरुस्थली, घास का मैदान, पर्वतीय या फिर सामुद्रिक। तो कौन सा फैला हुआ है सबसे ज़्यादा, यह फैला हुआ है पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र फैला हुआ है, लगभग 71%। ठीक है, क्या है, जलीय यानी कि सामुद्रिक। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी यानी कि साझा करती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो सीमाएं लगती हैं वो किसकी लगती हैं, छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसकी जो है 7 से लगती हैं, 7 राज्य से लगती हैं। और एमपी की हैं, एमपी की 5 राज्य से लगती हैं। पश्चिम बंगाल की भी 5 से लगती हैं और आंध्र प्रदेश की लगती हैं 5 से, यानी कि एमपी, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की 5-5 हैं, छत्तीसगढ़ की 7 हैं। बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची 1 सूची फिर से मिलाना है। एक तरफ हिमालय के प्रादेशिक विभाग दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिए हैं सीमाबद्ध करने वाली नदियाँ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, खासकर पीसीएस में भी पूछा गया है। ये देखते हैं, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो कुमायूं हिमालय सतलज से काली के मध्य। कुमायूं हिमालय स्थित है सतलज से काली के मध्य। कुमायूं हिमालय सतलज से काली के मध्य, यानी कि सतलज एवं काली। ऑप्शन नंबर ए का 4। नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय स्थित है काली से तीस्ता के मध्य। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के मध्य। पंजाब हिमालय स्थित है सिंधु तथा सतलज के मध्य। सिंधु और सतलज के मध्य पंजाब है। और असम हिमालय है तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र के मध्य। तो ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2 किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से सुनिए, कुमायूं हिमालय सतलज से काली के मध्य, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के मध्य, पंजाब हिमालय सिंधु तथा सतलज के मध्य, असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य। अगला प्रश्न, दून घाटी कहाँ स्थित है। महान हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय में या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो जो दून घाटी अवस्थित है वो है शिवालिक हिमालय में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में कुछ विस्तृत घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में दुआर कहते हैं, यानी कि पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में दुआर कहते हैं। जैसे देहरादून,
पाटलिदून, कोटलिदून इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे? अवरोही माने घटते क्रम में, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यहाँ तो ठीक है लेकिन महानदी नहीं है। तो आइए देखते हैं, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती है। तो सबसे जो लंबी इसमें इन चारों में दिया गया है, गोदावरी है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है और फिर ताप्ती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। गोदावरी कितनी है? 1465 किलोमीटर, यह है 1465। नर्मदा कितनी है? 1312। महानदी है आपकी 858 और ताप्ती 724 किलोमीटर लंबी है। तो इस तरह से 1463 गोदावरी, 1312 नर्मदा, 858 महानदी और 724 ताप्ती। इस तरह से बी ऑप्शन सही है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब। तो भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित जो अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कितना है? लगभग 83.84 हेक्टेयर। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम क्या है? घटते क्रम में लगाना है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। या फिर डी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो जो घटता हुआ क्रम है यानी कि सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा यूपी में नंबर 1 पे है, उसके बाद महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, कर्नाटक नंबर 3 पे है और तमिलनाडु नंबर 4 पे। यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसाधन संरक्षण से आशय क्या है? संसाधनों का अनुप्रयोग, संसाधनों के उपयोग में कृतज्ञता, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, आवश्यकता होते हुए भी किसी संसाधन को पृथक करके संचित करना। ये तो सरासर गलत है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है? संसाधन संरक्षण से आशय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसका कथन संसाधन होते नहीं बन जाते हैं? यह किसका कथन है? ये इम्पोर्टेंट कथन हो जाएगा आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। गोड्ज, आर.एन. ब्राउन, आई.ई. मर्फी या फिर ई. जिम्मरमैन। तो ये जो कथन है यह है ई. जिम्मरमैन का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि संसाधन होते नहीं बन जाते हैं, ई. जिम्मरमैन का ये कथन है, स्टेटमेंट है। इसको आपको याद कर लेना है। सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज तथा जल प्रतिशत मिलता है? 20% और 15%, 40 और 25, 55 और 30 या फिर 60 और 25। तो इसमें पूछा गया है खनिज और जल। तो जो मिलता है मृदा में 40% खनिज होता है और 25% जल होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स स्थित है फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में या फिर टर्की यानी कि तुर्की में। तो कहाँ पे है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जस्ता एवं सीसा के लिए जो प्रसिद्ध है ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में है। पूछा जाए कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पे? तो यह न्यू साउथ वेल्स में, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स में। ये भी आपको याद रख लेना है। रूर औद्योगिक प्रदेश स्थित है फ्रांस में, जर्मनी में, ग्रेट ब्रिटेन में या फिर रूस में। तो आप, ये फेमस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो रूर जो औद्योगिक प्रदेश स्थित है वह जर्मनी में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ये आपको याद रखना है। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? राज्य नहीं पूछा गया है। भारत, क्यूबा, ग्रेट ब्रिटेन या फिर इंडोनेशिया। तो जो चीनी का कटोरा बोलते हैं वो बोलते हैं क्यूबा को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और क्यों बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। स्टेनसियस है अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म, ब्राज़ील में छोटी भूसंपत्ति, मलेशिया के बागान या फिर यूएसए के व्यापारिक अन्न फार्म। तो जो स्टेनसियस है वो है अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा, आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कोई भी आपका सुझाव हो, सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।
चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।